तो आज हम शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 40 डेज क्रैश कोर्स का सेकंड दिन, जिसमें हम ऑर्गेनिक इन 15 डेज की एक सीरीज चला रहे थे और उस सीरीज में आज हम अपना सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। कल फर्स्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करी थी, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी थी और लास्ट में आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो वो चीज 2 मिनट की रह गई थी, तो उसको मैं वापस यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, लास्ट में बेटा आपको मैं प्रायोरिटी ग्रुप बता रहा था फंक्शनल ग्रुप का, और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले एसिड आएगा, उसके बाद में एसिड डेरिवेटिव आएंगे, उसके बाद में वे फंक्शनल ग्रुप आएंगे जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके बाद में वो फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनमें डबल बॉन्ड होगा, देन सिंगल बॉन्ड वाले, उसके बाद में हाइड्रोकार्बन होगा, देन आपका ईथर निकल के आएगा, उसके बाद में आपके एल्काइल हैलाइड, और सबसे लास्ट में आपका क्या निकल के आता है, नाइट्रो कंपाउंड्स निकल के आता है। तो लास्ट में मैं आपको यही बता रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे एसिड्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह जो थे हमारे, और सल्फोनिक एसिड थे, इन दोनों एसिड के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये दोनों एसिड है। देन हमारा एनहाइड्राइड हुआ, एस्टर हुआ, एसिड क्लोराइड और एमाइड, ये चारों के चारों क्या है, एसिड डेरिवेटिव होते हैं। फिर ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड आते हैं, एसएफ कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड देखने मिलता है, उनमें साइनाइड होता है और आइसोसाइनाइड होगा। फिर डबली बॉन्डेड वाले हमारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन होगा। उसके बाद में सिंगल बॉन्डेड वाले फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे कि हमारा अल्कोहल हुआ, थायो अल्कोहल हुआ और एमाइंस हुआ। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन में प्रायोरिटी किसको देंगे, पहले एल्कीन्स को दी जाती है, देन एल्काइन को, उसके बाद एल्केन को, लास्ट में हमारा ईथर आ गया, एल्काइल हैलाइड, देन नाइट्रो कंपाउंड हमारा निकल के आ जाता है। तो बेटा ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी प्रायोरिटी ग्रुप और प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, देख लिया था। ठीक, अब इसी के बिहाफ पर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख रहे थे और इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था कि करेक्ट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आपको बताना है। ठीक है, अब अगर एक चीज आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमको देखने मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो ये हम कल देख रहे थे और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का इशू आ गया था, इसीलिए इसको वापस दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ रहा, ये क्वेश्चन 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और इसकी खास बात ये है, इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि यहाँ पर एक से ज्यादा टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमको देखने मिल रहे हैं। तो क्या क्या है, आपको OH ग्रुप दिखाई पड़ रहा, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। ठीक है, और OH ग्रुप जो है हमारा वो एल्कोहल होगा, ब्रोमीन और क्लोरीन हमारा क्या होता है, ये हमारे हैलोजन होते हैं, एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं। चलिए, अब इस सीरीज के अंदर एल्कोहल कहाँ है, ये रहा, एल्काइल हैलाइड कहाँ है, ये रहा। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, हम एल्कोहल को देंगे। तो इस कंपाउंड की जो पहचान होगी, इस कंपाउंड को जो नाम दिया जाएगा वो दिया जाएगा किसके बिहाफ पर, एल्कोहल के बिहाफ पर दिया जाएगा। यानी कि हमने एक सीरीज पढ़ी थी कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है। अब OH को हमें नंबरिंग इस हिसाब से देनी है जिधर से उसे मिनिमम नंबर मिल सके। 6 कार्बन की चेन है, इधर से मैं नंबरिंग दूंगा क्लोरीन की साइड से, तो ये आएगी 1 2 3 और 4। अगर मैं क्लोरीन के साइड से नंबर दे रहा हूं तो OH यानी कि फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिल रहा है 4। ठीक है, लेकिन अगर मैं ब्रोमीन के साइड से नंबरिंग दे रहा हूं तो 1 2 और 3। ब्रोमीन की साइड से क्या मिल रहा है भैया, OH को हमें 3rd नंबर देखने मिल रहा है, तो इसीलिए हम ब्रोमीन के साइड से नंबरिंग कंपाउंड को देंगे। चलिए, अब इसके बाद में हमारा क्या नतीजा निकल करके आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर थोड़ा सा हमें क्या रखना है, यहाँ पर फॉलो करते हुए चलना है। तो ये है हमारा 1 2 और ये क्या है हमारा 3, देन 4, देन 5 और ये कार्बन नंबर आ गया 6 आ गया। चलिएगा, तो हमारा कंपाउंड का नेम क्या निकल कर आता है, पहले कार्बन पर हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, चौथे कार्बन पर हमारा मिथाइल लगा हुआ है, 5वें कार्बन पर हमारा क्लोरीन लगा हुआ है। तो हमें नाम क्या देना है, 1 ब्रोमो देना है, 5 क्लोरो देना है और 4 मिथाइल। अब देख लीजिएगा कहाँ है, 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल हेक्सेन। तीसरे नंबर पर क्या है, OH ग्रुप की पोजीशन है, तो इसमें क्या बोला, हेक्सेन 3 इसको नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा करेक्ट आईयूपीएससी नेम। इसी के जैसा एक और स्ट्रक्चर है, आपको ये नाम बताना है। ये आपके लिए क्या है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 का इसमें आपको क्या बताना है, 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आपको क्या देना है, इसका आपको बच्चों नाम बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, तो अब हमने आईपीएससी नोमेनक्लेचर यहां पर क्या कर लिया, खत्म कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, उस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। क्या नाम है जी उसका,
आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आइसोमेरिज्म हम बोलते किसे हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज चाहे वो फिजिकल हो और केमिकल हो, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, यहां से ना ही इतने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको हम सुपरफिशियली देखेंगे, जितना ज्यादा पॉसिबल होगा उतना ज्यादा देख पा रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि 15 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपटाना है, तो पूरा तो हम यहाँ पर आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड सभी चीजें हम यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, तो आइसोमेरिज्म की कहानी समझ में आई कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म बोलेंगे। दो टाइप का होगा हमारा, एक होगा जी हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होगा हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? सेम निकल के आ रहा, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा। तो सर स्टीरियो किसे बोलेंगे? स्टीरियो बोलेंगे कि भैया जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिन कंपाउंड का है वो तो सेम रहेगा। भाई आइसोमेरिज्म में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अब लेकिन यहां पर डिफर क्या होता है? स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक, स्पैटियल अरेंजमेंट, जो हमारे एटम्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बच्चों स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाएगा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे फर्दर 5 टाइप का होता है। नंबर 1 चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन, फंक्शनल, टोटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। और भैया ये तो 6 टाइप का हो गया, मोहे मोहे की कंडीशन नहीं है, ये 6 टाइप का ही हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, एनसीईआरटी में तो 4 टाइप का भी है शायद। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा चेन आइसोमेरिज्म, देन आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद में रिंग चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 4 पे है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नंबर 5 पर है आपका टोटोमेरिज्म, नंबर 6 पर है आपका मेटामेरिज्म। जबकि जो हमारा स्टीरियो आइसोमर्स है उसको हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 जो है बच्चों वो है हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। जो हमारा कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है वो होता है आपके सिग्मा बॉन्ड की वजह से, और जो हमारा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म होता है बच्चों वो होता है पाई बॉन्ड की वजह से। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, तो आगे भी हमने कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है हमारा ज्योमेट्रिकल, एक है हमारा ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसकी वजह से होता है? डबल बॉन्ड की वजह से होगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की जो एबिलिटी होती है, उसके बिहाफ पर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये फ्लो चार्ट आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, इस फ्लो चार्ट को देखना है, ये इजी फॉर्म में फ्लो चार्ट बनाया गया है और इसी फ्लो चार्ट के बिहाफ पर हम पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म कवर करने वाले हैं। चलिएगा आगे की कहानी करते हैं अब हम शुरू। तो सबसे पहले कहानी आती है जी हमारे चेन आइसोमेरिज्म की। किसकी कहानी आ रही? चेन आइसोमेरिज्म। भाई नाम से ही पता लग रहा है सर चेन को लेकर के हम यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं। ठीक, अब जो हम यहाँ पर चेन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम पेरेंटल कार्बन चेन के बारे में यूजुअली बात करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उनकी जो पेरेंटल कार्बन चेन होती है वो क्या होगी? वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है? डिफरेंट पीसीसी। पीसीसी होता है बच्चों पेरेंटल कार्बन चेन, और ये स्टार्ट होगा मिनिमम 4 कार्बन से, यानी 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन के अंदर आपको क्या नहीं दिखाई पड़ेगा? चेन आइसोमेरिज्म शो होता हुआ नजर नहीं आएगा। यूजुअली शोन बाय एल्कीन, लेकिन ये हमारे एल्कीन्स और एल्काइंस भी इसको क्या करते हैं? शो करते हैं। और एल्केन्स का जो चेन आइसोमेरिज्म शो करने का फॉर्मूला है वो है 2 to the power n-4 + 1। ठीक, अब मिनिमम कितने कार्बन है जी? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन का जो हमारा एल्केन होगा वो होगा C4H10, होगा कि नहीं होगा? अब हमें पता लगाना है जी C4H10 के कितना आइसोमेरिज्म है, तो देख लो, फॉर्मूले में वैल्यू रखो। फॉर्मूले में वैल्यू क्या रखा? 2 to the power 4 - 4। सर n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। ये फॉर्मूला केवल और केवल एल्केन के लिए वैलिड है, इसको आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो 2 to the power 4 - 4 प्लस क्या हो गया? 1। 4 - 4 0, 2 to the power 0, और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। अरे भाई जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? खुदा होता है, ध्यान रखिएगा। तो 2 to the power 0 + 1, ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन 1 आ जाएगी, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो ब्यूटेन की कितना आइसोमेरिज्म है? 2 आइसोमेरिज्म है। सबसे पहला क्या है भैया? हमारा n-ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन है, और दूसरा जो हमारा निकल के आता है बच्चों वो आता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, या फिर इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल
प्रोपेन के नाम से भी इसको हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर है? स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है, हाइड्रोजन का अरेंजमेंट खुद से कर लीजिएगा। और यह है हमारा एन-ब्यूटेन है, और आइसो का मतलब क्या है भैया, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हमारा क्या हो गया, हमारा सेकंड आइसोमेरिज्म हो गया। क्लियर है बच्चों? ये तो था हमारा 4 कार्बन का। अब मान लो पूछ ले आपसे कि 5 कार्बन के कितने होंगे भैया, 5 के लिए n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 5, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 4 प्लस 1, 5 में से 4 गया बचे 1, 2 टू द पावर 1 यानी कि 2 प्लस 1 इक्वल टू कितने होंगे, 3। तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, वो इसका एग्जांपल हो गया। एक बार पीवाईक्यू के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 6 कार्बन का जो एल्केन होगा, जो हेक्सेन होगा, उसमें कितना आइसोमेरिज्म होंगे, तो सीधी सीधी से फॉर्मूला लगाएंगे, 2 टू द पावर 6 माइनस 4 प्लस 1, 6 में से 4 गया 2, 2 दूनी 4 और 1 1, टोटल कितना आइसोमेरिज्म है, 5 आइसोमेरिज्म है। बेटा ये आपको यही इस तरह फॉर्मूला करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आप अलग अलग स्ट्रक्चर बना करके देखोगे, अलग अलग चीजें बना करके देखने में कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ये था हमारा चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम सेकंड नंबर के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं बच्चों, जिसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या नाम है जी, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अरे नाम से ही पता लग रहा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें पोजीशन का फर्क आता है। अरे किसकी पोजीशन है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है ये फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भाई बता दो, बोल दो, समझ में आता कि नहीं आता। चलिए, तो जो हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म है, उसमें फंक्शनल ग्रुप की हम अलग अलग पोजीशन के बिहाफ पर क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म को देखेंगे। अब यहां पर पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन होने चाहिए। क्लियर है? तो 3 कार्बन का हमारे पास में एल्केन है, मैंने बना रखा, हाँ ये बना रखा। ये देखिएगा CH3 CH2 CH2 OH, ये क्या है हमारा, ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल, और ये क्या हो गया हमारा प्रोपेन 2 ऑल। यहां पर नंबरिंग 1 2 और ये क्या हो गई हमारी 3 हो गई, और ये 1 2 और 3। यहां पर OH की पोजीशन कहां है, फर्स्ट कार्बन पर है, टर्मिनल कार्बन पर है, और यहां पर OH की पोजीशन कहां है, सेकंड कार्बन पर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, ये एक एग्जांपल और देखिएगा, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन। भाई अगर 1 2 पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो क्या है, ऑर्थोजाइलिन है। 1 3 पर लगा हुआ है, मेटा है, और 1 4 है तो क्या हो गया, आपके पैरा हो गया। ऐसे ही अगर CH3 की जगह क्या लगा दूं, मैं क्लोरीन लगा दूं, तो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन या 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन हमारा ये निकल के आता है। ठीक है, एल्कीन के अंदर भी हम देख सकते हैं कि ये क्या है हमारा, ये हमारा ब्यूटोइन है। भाई 1 2 सेकंड नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इधर से क्या है हमारा, इधर से है 1 2 3 4, ये हमारा फर्स्ट नंबर पर ही क्या आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो ये भी क्या है बच्चों हमारा, ये भी हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म है। उसके अलावा पेंटेन 3 ऑन और पेंटेन 2 ऑन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा किसके बारे में, पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। थर्ड नंबर पे हम बात कर रहे हैं जी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सर नाम से पता लग रहा है, एक है रिंग मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड चेन है, और एक क्या है, चेन है। चेन मतलब एक ओपन चेन है। तो एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको याद रखना है वो रखना है एल्कीन्स का और साइक्लो एल्केन का। जितनी भी सभी एल्कीन्स हैं उन वो साइक्लो एल्केन के आइसोमेरिज्म होंगी, लेकिन कंडीशन ये है कि यहां पर भी मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए भैया, 3 कार्बन होने चाहिए, तभी ये कंडीशन हमारी क्या होगी, फुलफिल होगी इन केस ऑफ एल्कीन्स एंड साइक्लो एल्केन। जैसे कि मैं एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कि इसका स्ट्रक्चर है C3H6, 3 कार्बन की चेन होगी, तो ये प्रोपीन हो गया और साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो ये हमारे क्या शो करेगा बच्चा पार्टी, ये हमारे रिंग चेन आइसोमेरिज्म को शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में ऐसा कंपाउंड जिसका फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो, भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर तो अलग हो गई, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रही, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया यहाँ पर आपका अलग अलग हो गया। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलेंगे। 3 4 5 कैटेगरी है, केवल उनको ध्यान रखिएगा, अगर आपको फुलफिल करे तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखेंगे। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका जनरल फॉर्मूला किस फॉर्मेट में आ रहा, CnH2n+2 और O, यानी कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक ही है। कितने ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें ऑक्सीजन आपके एक ही निकल के आएगी, नंबर 1 एल्कोहल, नंबर 2 ईथर, नंबर 3 एल्डिहाइड, नंबर 4 कीटोन। ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन की कहानी अलग है, एल्कोहल और ईथर की कहानी अलग है। एल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीजन डबली
डबली बॉन्डेड होती है, एल्कोहल और ईथर में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से हमारे जुड़ी रहती है। लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, देखो ये हमारा एल्कोहल और ईथर में H2n+2 है और एल्डिहाइड और कीटोन में केवल और केवल क्या है, H2n है। ये आपको क्या रखना, ध्यान रखना। चलिए, तो CnH2n+2O ये किसका एग्जांपल है, एल्कोहल का हो सकता है और ईथर का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्मूला लिया भैया C, N की जगह मैं क्या रख देता हूं 2, तो C2H 2 2 जा 4 2 2 जा 4+2 यानी कि C2H6O आ गया हमारा। रबड़ किधर गई हमारी, रबड़ कटर बोलते हो भाई, पहले रबड़ और कटर बोला जाता था। तो C2H2 × 2+2 और ये क्या आ गया हमारा O आ गया। दैट मींस इसका फॉर्मूला आ गया C2H6 और O आ गया। अब ये दो फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। एक है हमारा CH3 CH2OH, देख लीजिएगा एल्कोहल है, और दूसरा क्या है CH3O और CH3। तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है C2H6O। तो ये हमारा क्या है, एल्कोहल और ईथर हो सकते हैं। उसके अलावा अगर CnH2n H के 2n में +2 नहीं है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो आपका होगा या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। मिनिमम कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। CnH2n और O2 अगर ऑक्सीजन में कितने हैं नंबर में, 2 हैं। अब ऑक्सीजन 2 नंबर में कहां होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर और एस्टर के अंदर। तो एस्टर हो गए और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। उसके बिहाफ पर हमने एक एग्जांपल यहां पर लिया है C2H4O2, ठीक है। वो हमारा क्या हो सकता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, या फिर ये नीचे वाला क्या हो सकता है बच्चों, नीचे वाला हमारा एस्टर भी आ सकता है। उसके अलावा साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या शो करते हैं भैया, साइनाइड और आइसोसाइनाइड भी आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो करने का काम करेंगे। एक एग्जांपल ध्यान रखिएगा, यहां पर हम छोटी सी गड़बड़ कर सकते हैं कि आइंस यानी कि एल्काइंस और जो डाइईन्स होते हैं बेटा, वो भी क्या शो करते हैं, वो भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। इससे एक चीज मेरे ध्यान आती है कि जो हमारा रिंग चेन आइसोमेरिज्म है ना, कभी कभी ऑप्शन के अंदर अगर आपको ये ना मिले ना, तो इसका हम क्या लगा देंगे आंसर, इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म लगा देंगे। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं दिया गया है और वो रिंग चेन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, तो उसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जाएगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये अब हम चलते हैं आगे की तरफ को भैया। जो हमारा नंबर 5 है वो है हमारा टोटोमेरिज्म। काका जी 4 पढ़ लिए हमने, कौन कौन से सर, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब हम 5वें नंबर की बात कर रहे हैं, वो है टोटोमेरिज्म के बारे में। टोटोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं आइसोमेरिज्म के। अगर आप पीवाईक्यूज उठा करके देखिएगा तो ज्यादातर क्वेश्चन टोटोमेरिज्म से आया हुआ है, या फिर क्वेश्चन कहां से आ रखा है, मेटामेरिज्म से आया हुआ है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन चेन आइसोमेरिज्म से पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से पूछा गया, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आइसोमेरिज्म से अगर आया है तो वो टोटोमेरिज्म है। चाचा ध्यान रखना, चाचा निकल गया है, चाचा नहीं है आप, काका, ठीक है। चलिए, तो बेटा टोटोमेरिज्म का एक और नाम है, उसको हम क्या बोलते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। क्या नाम है जी भैया, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म है। उसके अलावा ये कहां देखने मिलता है, टोटोमेरिज्म आपको कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर देखने मिलेगा। अब एक चीज और बता दूं, कीटो मतलब कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मिला, कार्बोनिल कंपाउंड है। इनोल को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, एक बना है इन और एक बना है ओल। भाई इन किसके लिए आता है, एल्कीन, ओल किसके लिए आता है, एल्कोहल। यानी कि हमारा ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्कीन ग्रुप भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड के साथ साथ हमारा एल्कोहल भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इनोल बोलेंगे। हालांकि स्टेबिलिटी के लिहाज से कीटोन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनोल ग्रुप। समझ में आ रही बात, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और कार्बोनिल कंपाउंड भी सभी के अंदर नहीं, ऐसे केवल कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास में हमको क्या दिखाई पड़ती हो, अल्फा हाइड्रोजन होती हुई दिखाई पड़ती है। सर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, भाई फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आपके अल्फा कार्बन होगा, और उस कार्बन से जितनी भी हाइड्रोजन होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानेंगे। एग्जांपल देखिएगा, अब हमारा फंक्शनल ग्रुप ये है, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से क्या जुड़ा हुआ है, एक तरफ ये हाइड्रोजन है, एक तरफ ये CH3 है। तो बेटा इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, ये फंक्शनल ग्रुप मेन है हमारा, इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन है वो कार्बन क्या कहलाया जाएगा, अल्फा कार्बन। और अगर अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन होगी। यहां पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसीलिए इस हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। ये आपको क्या रखना
रखना है, ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात क्या है बेटा, जहां पर अल्फा हाइड्रोजन होगी हर बार वहीं पर टॉटोमेरिज्म दिखेगा ऐसा जरूरी नहीं है। कई सारे हमारे ब्रिज कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड जो हमारे ब्रिज कंपाउंड होते हैं, इस तरह के अगर आप देख पा रहे हैं तो इस तरह के जो हमारे कंपाउंड है बेटा, लो मैं इधर को बना देता हूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा, अब बन जाए यार, क्यों तंग कर रहा बुढ़ा आदमी को, चलिए ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा ब्रिज कंपाउंड है। अब इनकी खास बात क्या होती है, इनकी खास बात ये होती है, देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर भी कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे, यहां पर भी 3 बॉन्ड बन रहे, तो इसके पास भी हाइड्रोजन होगी, इसके पास भी हाइड्रोजन होगी। फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, उसके साथ एसोसिएट हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन ऐसी हाइड्रोजन जो ब्रिज पर मौजूद हो, अगर वो अल्फा भी है तो वो किसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, तो वो हमारे टॉटोमेरिज्म के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या बोला मैंने कि अराइज इन कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगी अगर प्रेजेंट एट ब्रिज इन साइक्लिक कंपाउंड के अंदर, तो ये कभी भी टॉटोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। टॉटोमेरिज्म भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है जो कि हाइड्रोजन एटम की वेंडरिंग नेचर की वजह से होता है। वेंडरिंग नेचर का मतलब होता है आवारा, हाइड्रोजन एटम आवारा। अल्फा हाइड्रोजन जो होती है ना बेटा, ध्यान रखिए, वो एसिडिक भी होती है और उसके साथ साथ आवारा प्रकृति भी उसकी होती है। आवारा का मतलब इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां में किधर चला, अरे भटक गया, ऐसे ही कुछ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आवारा प्रकृति है। तो इस आवारा प्रकृति की वजह से ही क्या देखने मिलता है, हमें ये फिनोमेना देखने मिलता है। एग्जांपल देखिएगा, CH3 डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप। कौन सा है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है कौन सी फॉर्म हो गई, कीटो फॉर्म हो गई। इसका जो पड़ोसी कार्बन है, ये कार्बन क्या कहलाया जाएगा, अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन से जो हाइड्रोजन होंगी वो क्या होंगी, वो अल्फा हाइड्रोजन होंगी। अब होगा ये कि ये एक हाइड्रोजन निकल के कहां तशरीफ ले जाएगी, ऑक्सीजन के पास में, और जब ऑक्सीजन के पास में तशरीफ ले जाएगी तो कार्बन को अपना बॉन्ड किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि ये हमारी इनोल की कंडीशन हो गई, जहां पर डबल बॉन्ड भी है और OH ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये होता है बच्चों हमारा टॉटोमेरिज्म, टाटा नहीं टोटोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। तो यहां पर टोटोमेरिज्म हमारा क्या हो गया, समाप्त होता है। इसी के साथ में हम अपने मुख्य समाचार टोटोमेरिज्म को लेकर के क्या करते हैं बच्चों, समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं जी मेटामेरिज्म के बारे में। चलिए बच्चों, तो मेटामेरिज्म क्या है भाई, मेटामेरिज्म ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास में फंक्शनल ग्रुप होता है पॉलीवैलेंट। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या है कि जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है, जैसे ईथर है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर भी, तो इधर भी और इधर भी, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर भी और इधर भी। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पर, किसी भी साइड पर, दोनों साइड पर जो ग्रुप लगे हुए होंगे आजू बाजू वाले अलग अलग, यानी ऑक्सीजन के इधर ग्रुप अलग मिलेगा और ऑक्सीजन के इधर ग्रुप क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है। तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन ईदर साइड ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कार्बन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम मेटामेरिज्म शो करेंगे। एग्जांपल देखिएगा, C4H10O है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा C4H10O है, ये हमारा एक एग्जांपल गिवन है। हालांकि इसमें अल्कोहल भी बनेगा और ईथर भी बनेगा, लेकिन हम इसके ईथर वाला केस यहाँ पर देख रहे हैं। तो ईथर वाले केस में पहली प्रायोरिटी क्या है कि सर ऑक्सीजन के 2 कार्बन एक तरफ आ जाए, 2 कार्बन एक तरफ आ जाए। दूसरी प्रायोरिटी क्या है कि ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 आ जाए, दूसरी तरफ क्या आ जाए, प्रोपेन आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑक्सीजन के एक तरफ CH3 आ जाए और तीसरी तरफ क्या हो जाए, आइसोप्रोपाइल हमारा यहाँ पर आकर के जुड़ जाए, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये नंबर 1 है, इसको मान लिया नंबर 2 है, और काका जी इसको हमने मान लिया क्या, नंबर 3 है। तो अगर मैं 1 और 2 को देखता हूं या 1 और 3 को देखता हूं, ऑब्जर्व ध्यान से करिएगा, 1 और 2 या 1 और 2 या 1 और 3, ऑक्सीजन के इधर साइड पर C2H5 है, ऑक्सीजन के इधर साइड पर CH3 है, अलग अलग ग्रुप है। ऑक्सीजन के इधर साइड पर C2H5 है, ऑक्सीजन के इधर साइड पर 3 कार्बन की चेन है। तो बेटा क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों साइड पर क्या है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, तो ये दोनों ही क्या शो करेंगे, ये दोनों मेटामेरिज्म शो करेंगे। ये आपको क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, जस्ट ए मिनट, ये आपको क्या रखना है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन केस नंबर 2 और 3 को ऑब्जर्व करिएगा केयरफुली। ऑक्सीजन के इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और ऑक्सीजन के इधर भी C3H7 है। अरे कितना कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, 2 2 4 और 3 7, C3H7 है, और इधर भी क्या है, C3H7, यानी कि प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल का ओरिजिन बेटा सेम ही कंसिडर किया जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर इधर का कंडेंस एल्काइल फॉर्मूला दोनों तरफ का सेम आ रहा है तो ये हमारा क्या शो नहीं होगा, मेटामेरिज्म शो नहीं होगा।
होगा, यानी कि 2 और 3 क्या नहीं है भैया, ये एक दूसरे के मेटामर्स नहीं है। कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, इसलिए आप थोड़ा सा इसके बारे में क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा मेटामेरिज्म के बारे में। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों, खत्म होता है। तो बच्चों ये था जी हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो बजा ले पहले और चलिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं जी हमारे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म किसके एग्जांपल है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का 2 टाइप के थे, याद करो, एक था हमारा कन्फॉर्मेशनल और एक था हमारा कन्फिगरेशनल। कन्फॉर्मेशनल किसकी वजह से होता है, कन्फॉर्मेशनल होता है ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वहां पर क्या मिलेगा, कन्फॉर्मेशनल मिलेगा। क्यों होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो होता है रोटेशन वो हो जाता है बच्चों फ्रीली। अब इस चीज को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, एक बार मुझे देख लेने दीजिएगा मेरे अस्त्र शस्त्र कहाँ है, मैं अपने शस्त्रों का आह्वान करता हूं। ये लीजिएगा, ये मैंने आपका एक पेन ले लिया और ये मेरे सामने एक पेपर को उठा लेता हूं। ये कब की है, अच्छा फरवरी मंथ की है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा ये मेरे पास में मान लो कंपाउंड है, ये एक सिंगल पेन है, ध्यान से देखिएगा। इस सिंगल पेन को मैं क्या कर देता हूं बच्चों, इस सिंगल पेन को मैं इस पेपर के बीच में कर दिया, ठीक। अब ये सिंगल बॉन्ड है तो कंपाउंड इसके अराउंड क्या कर पा रहा है, फ्रीली रोटेट कर पा रहा है। इसको थोड़ा सा बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है बच्चों। अरे ध्यान से देख लो, कंपाउंड क्या कर पा रहा, फ्रीली रोटेट कर पा रहा। अरे कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। अब मैं क्या कर देता हूं, अब मैं यहाँ पर बच्चों कंडीशन को चेंज कर देता हूँ। और वो कंडीशन चेंज कैसे करी, इस बार मेरे पास में एक पेन ना होकर के कितने पेन लगा दिए मैंने, इस बार मैंने लगा दिए बच्चों 2 पेन। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अब मेरे पास में क्या है, अब मेरे पास में आ गया डबल बॉन्ड। पहले मेरे पास में क्या था, सिंगल बॉन्ड, अब मेरे पास में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अगर आप अब इसको ध्यान से देखेगा तो बेटा मैं अब इसको फ्रीली रोटेट पहले की तरह नहीं करा पाऊंगा, करा तो नहीं पा रहा, ये देखेगा नहीं करा पा रहा ना रोटेट। तो डबल बॉन्ड ने क्या कर दिया, इसके फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड को कंपाउंड क्या करता है, फ्रीली रोटेट करता है। तो ये था हमारा आज का जादू। नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, क्या करें, उनको मास्टर को पकड़ा भी नहीं गया। चलिएगा उठा लेता हूं, कभी कागज हमारा पैरों में आ जाए। तो बच्चों हम शुरू करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अरे भाई किसकी वजह से होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, सर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो। रीजन वहां पर हमें क्या देखने मिलता है, फ्री रोटेशन देखने मिलता है। एग्जांपल 2 ही ध्यान रखना, एक है हमारा इथेन और एक है हमारा ब्यूटेन। इथेन के 3 कन्फॉर्मर्स होंगे, ब्यूटेन के 4 कन्फॉर्मर्स होते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इथेन के क्या है, इथेन के 3 कन्फॉर्मेशन होते हैं, एक होता है इक्लिप्स्ड, एक होता है स्क्यू और एक होता है स्टैगर्ड। अब जरा इन फॉर्म्स को आप थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखना है। इन फॉर्म्स को आपको क्या करना है, इन फॉर्म्स को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इक्लिप्स्ड फॉर्म के बारे में। इक्लिप्स्ड फॉर्म में ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइड्रोजन है। इथेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। इसका जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये एक CH3 हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ये हमें आगे की तरफ दिखाई पड़ रहा, और एक CH3 कहां है, प्लेन के पीछे की तरफ है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा। एक कार्बन के हाइड्रोजन का दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन दोनों का एंगल कहां है, लगभग सेम है, यानी कि डाइहेड्रल एंगल क्या है यहाँ पर 0 डिग्री। डाई का मतलब 2, हेड्रल 4, हाइड्रोजन एंगल का मतलब एंगल। 2 जो कार्बन है उनकी जो दोनों हाइड्रोजन है उनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। यानी कि जिस साइड पर हाइड्रोजन ये वाला है उसी साइड पर दूसरा भी हाइड्रोजन है। इस तरह से कंडीशन आप मान के चलिएगा कि ये भी हाइड्रोजन दोनों एक साइड में है। चूंकि हाइड्रोजन एटम पास पास में है तो पास पास होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी। तो इक्लिप्स की स्टेबिलिटी बच्चों क्या होती है, मिनिमम स्टेबिलिटी होगी। एनर्जी क्या होगी इसकी, एनर्जी भैया मैक्सिमम होगी, और रिपल्शन भी इसके बीच में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हम बात करते हैं इधर को, रोटेशन कर रहा तो रोटेशन करेगा तो ये कंपाउंड क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये आगे वाला फिक्स है और पीछे वाला कंपाउंड क्या करने लगा, मूव करने लगा, ये देखिएगा। तो मैक्सिमम रोटेशन कितना चला गया, डाइहेड्रल एंगल यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, यानी हाइड्रोजन अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो DHA डाइहेड्रल एंगल यहाँ पर कितना आ जाता है, 60 डिग्री। जब ये अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ गए तो रिपल्शन मिनिमम, एनर्जी मिनिमम और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो ये आपको क्या रखना है, ये आपको ध्यान रखना
रखना है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाइहेड्रल एंगल इन मोस्ट स्टेबल कंफॉर्मर ऑफ इथेन, यानी कि वो कितना है 60 डिग्री का, एग्जाम में आया हुआ है। डाइहेड्रल एंगल इन लीस्ट स्टेबल कंफॉर्मर ऑफ इथेन, वो क्या है हमारा 0 डिग्री। अब 0 से 60 के बीच में जितने भी अरेंजमेंट है इनफाइनाइट, ठीक है, वे क्या होंगे हमारे स्क्यू कहलाए जाएंगे। ये आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है हमारा, स्टैगर्ड है, और सबसे मिनिमम स्टेबल कौन है भैया हमारा, इक्लिप्स होता है। इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। ब्यूटेन के बारे में बात कर लेते हैं। 4 कन्फॉर्मर है भैया, कितने कन्फॉर्मर है, 4 कन्फॉर्मर है। ध्यान से देखिएगा, स्टैगर्ड मतलब फुल्ली मतलब स्टेबल फॉर्म को हम यहाँ पर स्टैगर्ड बोलेंगे, लेकिन ब्यूटेन के केस में जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एंटी। ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे, एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, और एक कहां है पीछे की तरफ। टोटल कितने कार्बन हो गए भैया, 4 कार्बन हो गए। ठीक, अभी देखिएगा ये बल्कि ग्रुप है CH3। CH3 कहां है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। भारी ग्रुप जितना दूर होंगे उतना ही उनके बीच में रिपल्शन कम होगा, जितना रिपल्शन कम होगा उतनी ही ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी। और यहाँ पर देखिएगा ये क्या है बच्चों, हमारे बल्कि ग्रुप बिल्कुल पास पास है, तो यहाँ पर रिपल्शन क्या है, मैक्सिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो सीक्वेंस याद रखिएगा। ब्यूटेन के केस में एंटी जो है वो स्टैगर्ड फॉर्म है, पूछा भी गया है शायद ये कि स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ ब्यूटेन वो क्या है हमारा, वो एंटी बोलते हैं उसको, आंटी बोलते हैं। ठीक है, ये एंटी, उसके बाद गोचे, उसके बाद में पार्शियली इक्लिप्स्ड, और ये क्या हो गया हमारा फुल इक्लिप्स्ड। ये क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। किसको लेकर के है बच्चों, ये है हमारे ब्यूटेन के कन्फॉर्मर को लेकर के। अब लास्ट हम बात करते हैं भैया कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला आइसोमेरिज्म है बच्चों जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि मैंने अभी आपको विजुअलाइज कराया था कि ये डबल बॉन्ड की वजह से कंपाउंड का जो रोटेशन होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। जब कंपाउंड का रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा तो हमें जो ऑब्जर्वेशन देखने मिलेगी वो किसके बारे में होगी, वो होगी बच्चों हमारे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड, कहां देखने मिलेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स के नाम से भी जानते हैं। एग्जांपल देखिएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन की 2 फॉर्म होगी। इससे पहले एग्जांपल देख लो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है भैया, है। अब इस कार्बन पे CH3 की साइड, इस कार्बन पर CH3 की साइड, या फिर इस कार्बन पर हाइड्रोजन की साइड और इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन दोनों के दोनों कहां हैं, सेम साइड पर है। तो इस आइसोमर को मैं क्या बोलूंगा, सिस आइसोमर बोलूंगा। जबकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड अगर 180 डिग्री का एंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिएगा CH3 शाहरुख खान वाला पोज है ना, अरे शाहरुख खान ऐसे तो करता है भैया, ऐसे ऐसे करके, वो थोड़ा सा मैंने ज्यादा खड़ा कर दिया, तो ये 180 डिग्री का अगर शाहरुख खान बनाएंगे आप यहाँ पर, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म, ये कौन सी फॉर्म होगी आपकी, ये होगी आपकी ट्रांसफॉर्म होगी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है भैया मेलाइक एसिड को लेकर के और फ्यूमेरिक एसिड को लेकर के, ध्यान दीजिएगा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर COOH की दोनों साइड एक साइड होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। सिस फॉर्म को क्या बोला जाएगा बच्चों, मेलाइक एसिड बोला जाएगा। ठीक है, वहीं अगर दूसरे तरफ मैं बात करता हूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में COOH ग्रुप की जो पोजीशन है भैया वो कैसे कंसीडर की जाती है, ट्रांस अगर होगी यानी कि 180 डिग्री पर होगा तो ट्रांसफॉर्म को हम क्या बोलेंगे, फ्यूमेरिक एसिड बोलेंगे। ये आपको क्या रखना है जी, ध्यान रखना है। और भैया लास्ट हम बात करते हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड के अंदर देखने मिलता है कि जिनमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेकर के उनका बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट सुन के बड़ा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। लाइट जब अपने सोर्स से चलती है तो वो नॉन पोलराइज्ड होती है, चारों डायरेक्शन में आती है, लेकिन जब हम उसको निकोल के प्रिज्म से पास कराते हैं, हरी बात समझ में, जब हम उसको प्रिज्म से पास करते हैं तो प्रिज्म से पास करने पर क्या होता है, वो लाइट पोलराइज्ड हो जाती है। पोलराइज्ड का मतलब उसमें पोल्स डेवलप हो जाते हैं, डायरेक्शन डेवलप हो जाती है, तो उसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, PPL के नाम से बोलते हैं। देखिए आगे हॉर्न बजाता हुआ। चलिए अब अगर कंपाउंड उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर देगा उसे हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो बोलेंगे। अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीवो बोलेंगे। डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलर जो कंपोजिशन होता है, जो मिक्सचर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। डेक्स्ट्रो और लीवो को अलग अलग करने के लिए जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन के नाम से जानेंगे। याद रखना है, ठीक है। यानी कि जो अगर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर, और अगर मिक्सचर को अलग अलग करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन। कंफ्यूज मत हो जाना, अगर डेक्स्ट्रो को आप लीवो के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं या लीवो को डेक्स्ट्रो के अंदर, तो उसे बोलेंगे वोल्टेन इन्वर्जन। भाई वोल्टेन एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्वर्जन फिनोमेना उसको बोला जाएगा। इन्वर्जन का मतलब क्या है, इन्वर्ट करना।
डेक्स्ट्रो को लीवो के अंदर, लीवो को डेक्स्ट्रो के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप डेक्स्ट्रो और लीवो को ही अलग अलग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम रिजोल्यूशन बोलेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है सर? सबसे पहली कंडीशन है कायरल कार्बन का प्रेजेंट होना। कायरल कार्बन ऑलवेज कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये आपको क्या रखना है जी भैया, ध्यान रखना है। तो कायरल कार्बन ऑलवेज कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 का मतलब चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और खास बात ये है कि हर एक बॉन्ड वो अलग अलग ग्रुप से बनाता है, उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। और दूसरी बात क्या है कि किसी भी तरह की कोई भी किसी भी प्लेन में कोई सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां पर क्या होनी चाहिए? एब्सेंट होनी चाहिए। अगर ये है तो आपको ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक टर्म है, एनेंटियोमर हुआ, डायस्टेरियोमर्स हुआ और मेसोमर हुआ। नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस, ऐसी मिरर इमेज जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं की जा सकती, उसको हम क्या बोलेंगे? एनेंटियोमर के नाम से जानेंगे, ठीक है। उसके अलावा डायस्टेरियोमर क्या है? अगर वो मिरर इमेज नहीं है तो क्या बोला जाएगा? डायस्टेरियोमर। और एक और टर्म आती है भैया मेसोमर। कुछ ऑप्टिकली जो हमारे एक्टिव कंपाउंड होते हैं उनका कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो लाइट का नेट मूवमेंट जहां से जीरो निकल के आता है, यानी कि ना वो लाइट को राइट में घुमाते हैं ना वो लाइट को लेफ्ट में घुमाते हैं, यानी कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव पार्ट होता है उस कंपाउंड का। तो उस कंपाउंड को, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मेसोमर बोलते हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैलकुलेट करना। भाई कंपाउंड दो तरह के हैं, या तो एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एब्सेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। मतलब वहां पर उसके अंदर कोई हिस्सा ऐसा ही नहीं होगा जो कि लाइट को रोटेट ना करे। दैट मींस कि वहां पर मेसोमर्स ऑलवेज कितने होंगे? 0 होंगे। तो उस कंडीशन में ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2 to the power n। मान लो n की वैल्यू, नंबर ऑफ कायरल कार्बन होंगे, n की वैल्यू 1 है तो 2 to the power 1 कितना हो गया भैया? 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको वहां पर दिखाई पड़ेंगे। जबकि कंपाउंड के अंदर मान लो सिमेट्रिक मौजूद है। कंपाउंड क्या है भैया? कंपाउंड के अंदर सिमेट्रिसिटी मौजूद है। अब वहां पर दो कैटेगरी है, या तो कायरल कार्बन का नंबर इवन हो या कायरल कार्बन का नंबर ऑड हो। तो उस कंडीशन में ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला है 2 to the power n-1। ये n है, 2 to the power n-1 है, ठीक है। और इसमें जो मेसोमर निकालने का फॉर्मूला है 2 to the power n/2 -1 होगा। कंपाउंड अगर ऑड है तो देखिएगा 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-1/2। और मेसोमर निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 to the power n-1/2। तो ये क्या था हमारा? ये था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहां से बेटा क्वेश्चन का इतना ज्यादा वेटेज नहीं होता। तो इसी के साथ में हमने जीओसी का अपना सेकंड लेक्चर, सेकंड डे हमने आज क्या कर लिया भैया? कंप्लीट कर लिया, जहां पर हमने देख लिया आइसोमेरिज्म के बारे में। अब हमारा जो पार्ट बचता है, थर्ड पार्ट ऑफ बचता है बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म वाला हिस्सा होता है, उस पार्ट को हम देखेंगे अपना कल देखेंगे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, हम आज के मुख्य समाचार क्या करते हैं भैया? समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।